Hello everyone, welcome to Simriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are GNM, PSC, post-basic nursing student or preparing for NCLEX, NORCET, AIMS, ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing care plans, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now, let's get started to today's topic. वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेटनस प्रोफिलैक्सिस इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ड्रग नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोज, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेशेंट एजुकेशन एंड फाइनली समरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक नर्सिंग एग्जाम्स, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मेरी तरफ से एक खास टिप, जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ें या किसी भी मेडिसिन के बारे में पढ़ें तो ये जरूरी है कि आप साथ में नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट जब हम उस टॉपिक को एंड करते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। मतलब हमारे दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है, कौन सा पॉइंट कहाँ था, कौन सा पॉइंट कहाँ था। और फार्माकोलॉजी तो वैसे ही बहुत डेंस है। सो मेरा एडवाइस है, ये वीडियो अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं और आप मन बना चुके हैं कि मुझे एंड तक देखना है तो प्लीज एक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। टेटनस प्रोफिलैक्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन को टेटनस कंटेनिंग वैक्सीन देना, ताकि मदर और बेबी दोनों टेटनस इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रह सकें। वैक्सीनेशन के बाद मदर्स बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। यह एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचती है और न्यूबॉर्न को लाइफ के फर्स्ट फ्यू मंथ तक प्रोटेक्शन देती है। आज के टाइम में इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में टीटी यानी टेटनस टॉक्सोइड के प्लेस पर टीडी वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टीडी वैक्सीन सिर्फ टेटनस ही नहीं बल्कि डिफ्थीरिया से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला एक वैक्सीन है। टेटनस प्रोफिलैक्सिस एक प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है मदर्स बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करना और न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। सिंपल वर्ड्स में मदर को वैक्सीन लगता है और प्रोटेक्शन बेबी तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इस वैक्सीन के मेन ऑब्जेक्टिव है मैटरनल टेटनस को प्रिवेंट करना, नियोनेटल टेटनस को प्रिवेंट करना, मदर में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज को डेवलप करना, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को एंटीबॉडीज ट्रांसफर करना, मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टिलिटी को रिड्यूस करना। यह वैक्सीन मदर और बेबी दोनों के लिए लाइफ सेविंग रोल प्ले करता है। अगर इसके ड्रग नेम्स की बात की जाए तो ड्रग नेम्स को मेनली हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो करंट जेनरिक नेम, मतलब जो ऑल वर्ल्ड में, ऑल यूनिवर्स में एक ही पर्टिकुलर नेम यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है जेनरिक नेम। और एक होता है ब्रांड नेम, मतलब किस मार्केट में किस कंपनी के द्वारा उस वैक्सीन के सॉल्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, वो उसका ब्रांड नेम शो करता है। ठीक है, तो अगर टेटनस प्रोफिलैक्सिस की हम बात करें तो इसके जेनरिक नेम को हम अगर जाने तो टेटनस एंड डिफ्थीरिया वैक्सीन, जिसे हम टीडी वैक्सीन के नाम से जानते हैं। पहले टेटनस टॉक्सोइड यानी टीटी के वैक्सीन के नाम से जाना जाता था, बट अब ये टीडी वैक्सीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और अगर इसके मार्केट नेम की बात करें, मतलब कॉमन ब्रांड नेम की बात करें, तो यह टीडी वैक्सीन या टेटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जो ये ब्रांड नेम्स हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बट कॉमन अगर ब्रांड नेम की बात की जाए तो यही दो नेम जो है वो दिखाए जाते हैं। अब अगर
अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें कि ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है या पर्टिकुलर ड्रग है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे इंसानों के अंदर हम जात पात को देखते हैं कि ये कौन सी जाति का है या कौन सी कैटेगरी का है, उसी तरह से ड्रग्स की भी जो है क्लासेस होती हैं। यहाँ पर सिर्फ हम दो क्लासेस की बात करेंगे, थेराप्यूटिक क्लास और फार्माकोलॉजिकल क्लास। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये थेराप्यूटिक क्लास और फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या होती है। थेराप्यूटिक क्लास वो क्लास होती है जिसमें पर्टिकुलर ड्रग उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए काम करती है जिसके लिए वह दी जा रही है, ठीक है। जैसे कि अगर पैरासीटामोल है, वो पेन किलर है या वो फीवर को रिड्यूस करती है, तो वो पर्टिकुलरली फीवर के लिए दी जा रही है, मतलब वो फीवर के ऊपर ही काम करेगी। उस दूसरी तरफ अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल क्लास की, तो फार्माकोलॉजिकल क्लास का मतलब है कि वो जो ड्रग है वो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉडी के अंदर जो एक्शन करेगी, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बॉडी के अंदर किस तरह से होने वाला है वो डिस्क्राइब करता है फार्माकोलॉजिकल क्लास। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर टेटनस प्रोफिलैक्सिस की अगर हम बात करें तो थेराप्यूटिक क्लास इसकी होती है इम्यूनाइजिंग एजेंट, मतलब ये इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है। और फार्माकोलॉजिकल क्लास की अगर हम बात करें तो ये टॉक्साइड वैक्सीन है, यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। यह वैक्सीन डिजीज कॉज नहीं करता, सिर्फ बॉडी को इम्यूनिटी बनाना सिखाता है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। इस वैक्सीन में इनएक्टिव टेटनस टॉक्सिन यानी टॉक्साइड होता है। इंजेक्शन लगाने के बाद सबसे पहले बॉडी इस टॉक्साइड को फॉरेन सब्सटेंस के रूप में आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं, मेमोरी सेल्स भी डेवलप हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक ट्रांसफर होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि न्यू बॉर्न को न्यूनेटल टेटनस से जो है प्रोटेक्शन मिलती है। एक बार दोबारा समझिए इसको। इंजेक्शन लगने के बाद सबसे पहले बॉडी इस टॉक्साइड को फॉरेन सब्सटेंस के रूप में आइडेंटिफाई करती हैं, जिसके बाद बी लिम्फोसाइट्स और मेमोरी सेल्स जो है डेवलप हो जाते हैं, जो कि एंटीबॉडीज को बनाना शुरू कर देते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान यही एंटीबॉडीज जो हैं न्यूबॉर्न में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि इन फ्यूचर न्यूनेटल टेटनस के विरुद्ध काम करते हैं और न्यूनेटल टेटनस के विरुद्ध न्यूबॉर्न को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, मतलब जो वो 0.5 ml का आप एक वायल देखते हैं टेटनस का, टीटी का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक प्यूरिफाइड टेटनस टॉक्साइड, मतलब जो मेन सॉल्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्यूरिफाइड डिफ्थीरिया टॉक्साइड, जैसे कि आजकल ये टीडी के रूप में अवेलेबल है, टेटनस और डिफ्थीरिया का मिक्स आता है। तो एक तो इसमें टेटनस टॉक्साइड, टेटनस का जो मेन सॉल्ट है वो प्रेजेंट होता है, और डिफ्थीरिया टॉक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम फॉस्फेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। स्टेराइल वाटर प्रेजेंट होता है, और फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली प्रिजर्वेटिव्स जो इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं वो इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये प्रेगनेंसी में दिया कब कब जाता है वो हम देख लेते हैं। अगर ये बहुत ध्यान से समझने की चीज है, इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर जो लेडी है उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मतलब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उससे पहले उसने कभी भी कंसीव नहीं किया है, तो उसमें यह इंजेक्शन 0.5 ml IM दिया जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके या फिर सेकेंड सेमेस्टर में यह इंजेक्शन जो है उसे दिया जाता है। टीडी की फर्स्ट डोज जो है उसे डिलीवर की जाती है। उसके बाद में सेकेंड डोज वो सेम 0.5 ml IM टीडी फर्स्ट के कम से कम 4 हफ्ते बाद जो है दिया जाता है, या फिर एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले देना होता है। क्लियर? एक बार दोबारा सुनो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मतलब सबसे पहली प्रेगनेंसी, मतलब उससे पहले फीमेल ने कभी कंसीव नहीं किया है, उसके अंदर टीडी फर्स्ट मतलब पहली डोज 0.5 ml IM दी जाती है। जब प्रेगनेंसी का पता चल जाए जल्दी से जल्दी यह डोज लगाई जाती है। अगर फिर भी बाय चांस मिस हो जाती है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसे लगाया जा सकता है। और उसके बाद
सेम 0.5 ml IM दूसरी डोज 4 हफ्ते के बाद लगाई जाती है। ठीक है, अगर फिर भी मिस हो जाए तो डिलीवरी डेट से 2 हफ्ते पहले तक यह लगाई जा सकती है। क्लियर? इसी तरह से दूसरी प्रेगनेंसी, मतलब 3 साल के अंदर अंदर लेडी दोबारा प्रेग्नेंट हो रही है और उसने पहली 2 डोज अच्छे से लगवाई गई हैं, तो उससे पहली 2 डोज रिपीट नहीं की जाती हैं, उसे सीधा टीडी बूस्टर डोज दिया जाता है, सेम 0.5 ml IM। और अगर तीसरा केस है कि जिसमें फीमेल को पता ही नहीं है कि उसे कितनी डोजेस लगी थी, उसने कभी इंजेक्शन लगवाया भी था या नहीं लगवाया था, ठीक है, अगर केस बिल्कुल अननोन है तो उसे सेम शेड्यूल जो है फॉलो करवाया जाएगा, मतलब टीडी की फर्स्ट डोज भी दी जाएगी, सेकेंड डोज भी दी जाएगी और उसके बाद बूस्टर डोज भी जो है दी जाती है। इंजेक्शन साइट की अगर बात की जाए तो सबसे मेन साइट तो होती है डेल्टॉइड मसल। अगर डेल्टॉइड मसल यूज नहीं कर सकते तो एंटीरियर लेटरल थाई यूज की जा सकती है। होप सो कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये साइट्स पढ़ी होंगी, अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेन साइट तो फॉलो की जाती है डेल्टॉइड मसल। अगर वो किसी वजह से यूज नहीं की जा सकती या पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो एंटीरियर लेटरल थाई में यूज किया जा सकता है। ग्लूटेन मसल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फैट टिश्यूज वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम फिर से याद कर लीजिए, अगर प्रेगनेंसी का पता चलता है तो जल्दी से जल्दी TD1 लगवानी है, उसके बाद 4 वीक्स के बाद TD2 लगवानी है, और अगर 3 साल में दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो TD बूस्टर से स्टार्ट करना है। अगर वैक्सीन को स्टोरेज करने की बात की जाए, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन को कहाँ स्टोर किया जाता है। प्राइवेट में भी स्टोर किया जाता है वैसे इसे, तो इसे 2 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना चाहिए। कभी भी इसे फ्रीज नहीं करना चाहिए और या फिर इसे डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाना चाहिए। कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें इम्यूनिटी जनरली वैक्सीन के लगभग 2 वीक्स बाद स्टार्ट होती है। कंप्लीट शेड्यूल के बाद मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन लगभग 10 साल तक रह सकती है। बूस्टर डोजेस इम्यूनिटी को मेंटेन करती हैं। ये कुछ खास पॉइंट्स है जो इसमें ध्यान रखने लायक होते हैं। ठीक है, वैक्सीन ट्रेडिशनल फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जनरली एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन साइट से स्लो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इम्यून सेल्स के थ्रू होता है, मेटाबॉलिज्म इम्यून सेल्स करते हैं, और एक्सर्शन एक्टिव ड्रग की तरह नहीं होता। मेमोरी सेल्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो कॉमन साइड इफेक्ट्स में इंजेक्शन साइट पर पेन हो सकता है, रेडनेस दिखाई दे सकती है, स्वेलिंग, माइल्ड फीवर, फैटिग, बॉडी एक, और अगर थोड़ा बहुत इग्नोर किया जाए तो हेडेक दिखाई दे सकता है, नोजिया, मसल पेन, ठीक है, और हाई फीवर जैसी दिक्कतें भी इसमें देखी जा सकती है, और इंजेक्शन साइट के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह भी इसमें देखने को मिल सकती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमेशा रेडी रहना चाहिए क्योंकि हम प्रेगनेंसी केस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेगनेंसी में अगर इसके यूज की हम बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या यूज जो है वो देखने को मिल सकता है, या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इसका क्या जो ये यूज है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम उसकी बात करें, प्रेगनेंसी में इसका यूज कम्प्लीटली सेफ माना जाता है। WHO और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दोनों ने इस वैक्सीन को रिकमेंड किया है। यह फीटस को कोई हार्म नहीं करता, उल्टा न्यूबॉर्न को पैसिव इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस वैक्सीन की बात की जाए तो यह बिल्कुल सेफ है, ब्रेस्ट मिल्क पर कोई असर नहीं डालता और बेबी के लिए भी बिल्कुल सेफ मानी जाती है। इंडिकेशंस, टीडी वैक्सीन के इंडिकेशंस क्या है, मतलब किन किन वुमेन्स को हम ये वैक्सीन जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। ठीक है, अननोन जिनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस हमें पता है कि पहले से हमें पता ही नहीं है कि इसने क्या वैक्सीन लिया है क्या नहीं लिया, उसमें भी हम दे सकते हैं। ठीक है, जिन वुमेन्स ने प्रीवियस वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं की है उनको हम ये दे सकते हैं। कॉन्टामिनेटेड वुंड के केसेस में इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ये वैक्सीन जो है दी जा सकती है। ठीक है, और अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें
तो प्रीवियस डोज के बाद थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शंस जैसे मतलब अगर देखी हैं, किसी ने पहले से एक टीटी लिया था और उसके बाद उसको एलर्जिक रिएक्शंस दिखे हैं, जैसे कि उसको रैशेज हुए हैं, रेडनेस हुआ है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज फीवर आया है, तो उन केसेस में हम जो है ये वैक्सीन अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर सीवियर फीवर दिखा है किसी पेशेंट को, ऑलरेडी किसी को सर्दी जुकाम या फीवर है, उसमें हम टीटी तुरंत से नहीं दे सकते हैं। और डॉक्टर अगर किसी केस में अगर डॉक्टर लिख कर देता है कि इसे टीटी वैक्सीन नहीं दिया जा सकता इसकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो वहां भी हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का ऑर्डर सबसे पहले चेक करना चाहिए। जब भी हम वैक्सीन देते हैं उससे पहले हमें डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है, इसकी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री को चेक करना है, एलर्जी को चेक करना है, वैक्सीन एक्सपायर तो नहीं है वो हमें चेक करना है, कोल्ड चेन मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है वो हमें चेक करना है, पेशेंट को वैक्सीन देने का क्या पर्पस है ये पेशेंट को हमें जरूर से जरूर एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन डायरेक्टली लोड किया और पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब हमें अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। सिरिंजेस जो हैं वो दोबारा एक ही पेशेंट में एक ही 10 पेशेंट्स में एक ही सिरिंज यूज ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और सेप्टिक टेक्निक्स का हमें ध्यान रखना है, प्रॉपरली ग्लव्स वगैरह वियर करने हैं, ठीक है। 0.5 ml IM डेल्टॉइड में या IM थाइज में हमें इंजेक्ट करना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और हमेशा स्टेराइल चीज़ों का ही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और एडमिनिस्टर करने के बाद मतलब ये पेशेंट को हमने वैक्सीन दे दी, उसके बाद हमें क्या करना है, 10-15 मिनट या 30 मिनट पेशेंट को हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है। थोड़े बहुत भी अगर साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं तो पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि थोड़ा बहुत फीवर या स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। आर्म की मूवमेंट, अगर आर्म में इंजेक्ट किया गया है तो आर्म की मूवमेंट, थाई में इंजेक्ट किया गया है तो थाई की मूवमेंट्स के लिए हमें एंकरेज करना है। और डोज, बैच नंबर, डेट और नेक्स्ट ड्यू डेट, एंटीनेटल रिकॉर्ड भी हमें सब कुछ मेंटेन करके रखना है। मतलब जो भी पेशेंट के पास एंटीनेटल रिकॉर्ड है, ममता कार्ड वगैरह है या हॉस्पिटल का कार्ड है, उसमें हमें ईच एंड एवरी चीज को पॉइंट आउट करके लिखना है। पेशेंट को हम यहाँ पर क्या समझा सकते हैं, क्या एजुकेट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कंप्लीट वैक्सीन शेड्यूल को हमें जरूर बताना है पेशेंट को कि आपको कब कब क्या क्या लेना है। इंजेक्शन के बाद हल्का पेन और फीवर नॉर्मल है ये उसे बताना है। इंजेक्शन साइट को मसाज नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट को आप बताएं कि इंजेक्शन साइट पर रेडनेस दिखती है या कुछ भी ऐसा आपको फील होता है, स्वेलिंग वगैरह फील होती है, तो उसमें आपको उसे मसाजिंग नहीं करना है, ठीक है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सीवियर स्वेलिंग या रैशेज वगैरह हो जाते हैं तो उसे तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में आने के लिए कहना है। और रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स के लिए प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट को जरूर से जरूर एजुकेट करें। और प्रेगनेंसी में पेशेंट आपके पास आया है तो उसे हेल्दी डाइट और हाइजीन्स और एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। इस वैक्सीन के अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये मैटरनल टेटनस को प्रिवेंट करता है, न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट करता है, मदर और फीटस दोनों के लिए सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन मतलब 10 सालों के लिए प्रोटेक्शन जो है हमें प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली अवेलेबल है, मैटरनल और न्यूनेटल डेथ को सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस करता है। तो ये वैक्सीन देना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करने की कोशिश करें, अगर मैं आपको शॉर्ट 3-4 लाइनों में बताऊं कि आज आपने क्या पढ़ा है, तो टेटनस प्रोफिलैक्सिस की प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रिवेंटिव वैक्सीन है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में टीडी वैक्सीन का 0.5 ml IM जो है वुमेन को हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली दिया जा सकता है। जैसे कि अगर फर्स्ट हिस्ट्री है तो उसे TD1, TD2 सारी डोजेस जो है दी जाती हैं। अगर 3 साल के अंदर दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो उसे सिर्फ बूस्टर डोज दिया जाता है। और अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पता ही नहीं है तो सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है मतलब कंट्रोल किया जाता है। दूसरी बात है कि WHO ने भी रिकमेंड किया है कि ये सेफ और इफेक्टिव है। मदर के अंदर एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचाता है और
न्यूबॉर्न्स को न्यूनेटल टेटनस से प्रोटेक्ट करता है। इसकी स्टोरेज और करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉलोअप से इस वैक्सीन का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।